स्वागत है आप सभी का आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का पहला भाग मैंने आपको कल खत्म करवा दिया था और आज हम प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको इन 2-3 परिभाषाओं के बारे में तथ्यों के बारे में अगर पहले से पता होगा तो आप प्रश्नावली 1.2 के जितने भी प्रश्न जिसमें हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बिना शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के राधा रानी और गुरुदेव का आशीर्वाद लेके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि परिमेय संख्या, हालांकि मैंने आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या और विषम संख्या की जानकारी हम मेरे पहले लेक्चर में आपको दे दी थी, पर मैं फिर से आपको परिमेय संख्या की एक परिभाषा को और भी अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, जिससे हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, देखिए, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होता है तथा p व q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अब देखने को तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डेढ़ दो लाइन की परिभाषा है, पर इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब इसे बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब यदि मैं आपके सामने कोई भी संख्या 5 लिख देता हूं तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल जी हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। लिखा नहीं है पर लिख सकते हैं, इसलिए 5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 4 कोई परिमेय संख्या नहीं है, 4 भी परिमेय संख्या की श्रेणी में आ सकती है, क्योंकि हम 4/1 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या सुनते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, परिमेय संख्या का मतलब वे संख्याएं होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। एक एक लाइन का धागा खोलने जा रहा हूँ। पहली लाइन का धागा मैं खोल चुका हूँ, इसका मतलब होता है p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरा इसमें लिखा हुआ है q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारे भिन्न लिखने का तरीका होता है अंश बटा हर। इसका मतलब हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्यों दोस्तों? अगर मैं यहाँ आपके सामने 4/0 लिखता हूँ तो हमारे पास में उत्तर अनंत आएगा। अगर मैं -3/0 लिखता हूँ तो हमारे पास में उत्तर अनंत आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग लगाया जाता है तो हमारे पास में उत्तर अनंत आता है। इसलिए p बटा q की परिभाषा यानी परिमेय संख्याओं की परिभाषा में हम ये लिखते हैं कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? अगर q का मान 0 हो जाता है तो वह संख्या अनंत आ जाएगी, और अनंत जो होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों मैं दूसरी भी बात आपके सामने रख चुका हूं। अब मेरे पास में तीसरी और अंतिम बात परिमेय संख्याओं से संबंधित ये होती है कि p व q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब सीधा सा है, आपको फटाफट समझाता हूं मैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये 1/3 है, ये 4/12 है, ये 5/15 है और यहाँ पे 25/75 है। दोस्तों आपको देखने में तो ये संख्याएं अलग अलग लग रही है, परंतु ये सभी संख्या एक ही है। क्यों एक ही है अभी देखते हैं। दोस्तों 1/3 ही लिखा जाएगा। 4/12 क्योंकि इसमें 4 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। किसमें? 4 के पहाड़े में भी आता है और 4/12 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब यदि मैं ऐसे काटना चाहूँ या तो 4 का भाग 1 बार, 4 का भाग 3 बार, 1/3। इसी प्रकार से 5 का भाग 1 बार, 5 का भाग 3 बार, 1/3। 25 का भाग 1 बार, 25 का भाग 3 बार, 1/3। इसका मतलब होता है दोस्तों, परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, p और q में किसी भी प्रकार का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1/3 परिमेय संख्या होगी, परंतु 4/12 को यदि हम काट दें तो 1/3 फिर से ये क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या की परिभाषा में p बटा q वही होता है जिसमें हम लोग कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं लेते हैं। दूसरी बात हो गई, बात समझ में आ गया। अब मेरे पास में दूसरी आपको समझाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला बिंदु आपको समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको पीछे लेकर आवाज को थोड़ा सा धीरे कर, आवाज नहीं स्पीड को थोड़ा सा धीरे करके एक बार पुनः देख लीजिए। मेरी गारंटी है आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगला हमारे पास में आता है, अब इसे भी हम लोग उदाहरण से समझेंगे। यदि कोई संख्या p स्क्वायर r से विभाजित होती है तो p भी r से विभाजित होगी। अब इसको देखने में बहुत मुश्किल लग रही है, पर देख नहीं, इसको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास में एक संख्या है, मान लिया 9, एक संख्या 9 नहीं, चलो मान लेता हूं मैं 16 मेरे पास में एक संख्या है। ठीक है,
यदि आप और आप सभी के सभी जानते हैं 16 जो है 2 से विभाजित होती है, यानी कि 2 से विभाजन 16 का हो जाएगा। और आप जानते हैं 16 क्या है, 16 वर्ग है किसका, 4 का वर्ग है, यानी कि यदि हम इसको पी स्क्वायर मानते हैं तो मेरे पास में पी का मान कितना हो जाएगा, 4। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं मेरी दूसरी बात यह है, यदि किसी संख्या का वर्ग उस किसी अन्य संख्या से विभाजित है तो उस संख्या तो वह संख्या स्वयं अन्य संख्या से विभाजित होगी। एक बार फिर से एक और उदाहरण के साथ में मैं आपको मेरी बात समझाना चाहूंगा। एक दो उदाहरण मैं और ले लूंगा आपके सामने। सबसे पहला उदाहरण है मेरा 225। तो दोस्तों क्या आपको पता है 225 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है 225। और दोस्तों आपको पता है 525 किसका वर्ग है, 525 को पी स्क्वायर मानता हूं तो मेरे पास में पी का मान आता है 15, क्योंकि 525 जो है वो 15 का वर्ग होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो आपके पास में 225 आएगा। तो दोस्तों आपको पता है 15 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों मेरा दूसरा उदाहरण भी आपके सामने खत्म हो चुका है। मैं एक और तीसरा मेरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा तीसरा दोस्तों उदाहरण रहेगा आपके लिए 256। तो दोस्तों 256 को मैं मान के चलता हूँ 4 से विभाजित होती है। तो दोस्तों आपको पता है 256 किसका वर्ग है, 256 होता है 16 का वर्ग। तो दोस्तों आपको पता है 4 जो है अगर 256 को विभाजित करेगा तो 4 उसी प्रकार से 16 को भी पूर्णतया विभाजित कर देगा। तो मेरी दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा गुणधर्म चाहे दूसरी परिभाषा या दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य चाहे यही था, यदि कोई संख्या पी स्क्वायर आर से विभाजित होती है तो पी भी आर से विभाजित होगी। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 1.2। धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे, पेन कॉपी बिल्कुल नीचे रख दीजिए। एक ही तरीका है करने का प्रश्न को, उसी तरीके से सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। मैं आपको एक एक प्रश्न हल करके बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों मेरे पास में, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। प्रश्न पहले से लिखा हुआ है, मैं उत्तर की शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं उत्तर की शुरुआत करूंगा। उत्तर 1। तो दोस्तों यदि हमें किसी भी चीज को साबित करना है तो उसको जैसे मैं आपको मान के चलता हूँ, यदि हमें किसी चीज को झूठा साबित करना है, असत्य साबित करना है, तो आप उसे साबित कर दो सत्य नहीं है। अगर वो सत्य नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जैसे कि यदि आप परीक्षा में फेल होना चाहते हैं तो फेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेल होने के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर कोई चीज सत्य नहीं है तो वो आपस में क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। इसी प्रकार अच्छी आदत लगाई नहीं जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों बुरा बनने के लिए क्या करना होगा, अच्छी आदत नहीं लगानी होगी, तो बुरी आदत अपने ऑटोमेटिकली लग जाती है। इसी प्रकार से हम लोग मान के चलते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों हम हमारे प्रश्न की शुरुआत ही ऐसे करेंगे कि हम लोग √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √5 एक। दोस्तों काम करने से नए पेज से करेंगे, मुझे जगह पूरी चाहिएगी इसके लिए। उत्तर 1। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर मैंने आपके सामने कोई चीज लिख दी कि ये संख्या परिमेय संख्या है, तो आपको मेरे शुरुआत के लेक्चर में शुरुआत में मैंने जो आपको बात बताई थी उसके अनुसार मैं √5 को p/q के रूप में लिख सकता हूं, जहां फिर से मैं वही परिभाषा की बात करूंगा जहां पे q जो है 0 के बराबर नहीं होगा तथा p व q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। किसके अलावा, एक के अलावा। एक तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, इसलिए मैं लिख देता हूं एक के अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब, और अब आगे बढ़ने का एक ही तरीके से इसको हल करेंगे। आगे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे।
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में यदि हम वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा और p/q का भी वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है, क्योंकि स्क्वायर से क्या हो जाता है, स्क्वायर से ही कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास में एक उत्तर क्या आ जाएगा, 5 बराबर p²/q²। अब हम पक्षांतरण कर देंगे, p² का गुणा हो जाएगा 1 से और q² का गुणा हो जाएगा 5 से। इसका मतलब मेरे पास में आ जाएगा p² बराबर 5q²। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं p² जो है 5 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि p² के गुणनखंड में, क्योंकि p² के फैक्टर क्या आ रहे हैं, p² के गुणनखंड क्या आ रहे हैं, p² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p² को 5 गुणा q लिख सकते हैं। चूंकि p² के गुणनखंड में 5 भी आ रहा है, इसलिए p² 5 से विभाजित होगा। और दोस्तों मेरी दूसरी बात जो मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताई थी, यदि कोई संख्या p² r यानी कि 5 से विभाजित है, तो वही संख्या p भी किससे, r से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने लेक्चर की शुरुआत के 5 मिनट में अगर अच्छे से ध्यान दिया है, तो आपको ये प्रश्न समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे, चूंकि p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग अगले पेज पे चलेंगे। दूसरी चीज, मान लेते हैं हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण 1। आगे बढ़ेंगे। अब आपको एक बात हमने क्या सिद्ध कर ली थी, क्योंकि जो p क्या हो जाएगा, p भी 5 से विभाजित होगा, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, माना अगर p 5 से विभाजित है, यानी कि p के गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 आएगा, यानी कि हम लोग मान लेते हैं p के गुणनखंड में 5 और k आ रहा है। k कोई भी पूर्णांक हो सकता है, k कुछ भी संख्या हो सकती है, 5 तो आएगा ही आएगा। p को हम लोग 5k मान लेते हैं, 5 तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में क्या आ रहा है, k आ रहा है, जहां पर k क्या है, k एक पूर्णांक है। तो दोस्तों k का मान, p का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों समीकरण 1 क्या था हमारे पास में, समीकरण 1 था p² बराबर 5q², ये था समीकरण 1, यानी कि p² बराबर 5q²। तो यदि मैं p का मान क्या रखूंगा, समीकरण 1 में रखूंगा, ये समीकरण 1 था। p का मान था 5k, यानी कि 5k का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 5q²। 5k का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मेरे पास में 25k² बराबर 5q²। 5 एकम 5 और पचम 25, यानी कि मेरे पास में उत्तर आ जाएगा 5k² जो आएगा मेरे पास में q² आएगा। दोस्तों फिर से वही बात, क्योंकि आपको q² के गुणनखंड में क्या दिख रहा है, q² के गुणनखंड में आपको 5 गुणा k दिख रहा है, इसका मतलब q² जो संख्या होगी वो 5 से विभाजित होगी। और मेरे शुरुआत के लेक्चर की बात, यदि q² 5 से विभाजित है, इसका मतलब q भी 5 से विभाजित होगा। मत तो लिख देते हैं दोस्तों, क्योंकि q² 5 से विभाजित होता है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में दो चीजें आ चुकी है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है इसके अनुसार, और p भी 5 से विभाजित हो रहा है किसके अनुसार, हमारे पहले वाली धारणा के अनुसार।
तो दोस्तों P भी 5 से विभाजित हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, P भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब P और Q दोनों के दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं? 5 से विभाजित हो रहे हैं। जबकि हम लोगों ने क्या माना था? हम लोगों ने यहाँ पर माना था दोस्तों, ढंग से ध्यान दीजिएगा, लाइट पेन का इस्तेमाल करूंगा। हमने क्या माना था? P व Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। हमने दोस्तों माना था P व Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु हमारे अनुसार क्या आ रहा है? P और Q 5 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब 5 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब हमने जो अवधारणा ली थी, कौन सी अवधारणा ली थी? हमने अवधारणा ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमारी अवधारणा गलत साबित हो गई। गलत साबित कैसे हो गई? क्योंकि हमारी अवधारणा में P व Q का गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल गया, कौन सा? 5। क्योंकि हमारे द्वारा कही गई बात ही गलत साबित हो गई। इसका मतलब हमने जो शुरुआत में जो बात मानी थी वही बात गलत मान ली थी हम लोगों ने। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी चीज को अगर झूठा साबित करना है तो उस चीज को सच्चा नहीं है साबित कर दो। यानी कि अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो बस एक लाइन लिखनी है हम लोगों को। अब हम लोगों को एक लाइन लिखनी है, आगे आगे करते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा, चूंकि P व Q दोनों ही 5 से विभाजित होते हैं, इसलिए हमारे द्वारा इसलिए हमारी अवधारणा असत्य है। इसलिए हमारी अवधारणा या कल्पना कह सकते हैं, हमारी अवधारणा या कल्पना, हमारी अवधारणा असत्य है। तो √5 एक, जिसको हमने परिमेय संख्या माना था, तो क्या हो जाएगी? अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या हो जाएगी? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अंत में क्या लिख देंगे? इति सिद्धम, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड जिसको बोलते हैं। ये था दोस्तों प्रश्न 1। बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न 2 भी करने जाएंगे और इसी प्रकार से प्रश्न 3 भी करने जाएंगे। तो दोस्तों शांति बनाए रखिएगा। अगला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने करवाने जा रहा हूं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, पहला प्रश्न था हमारे पास √5 को अपरिमेय संख्या। दूसरा प्रश्न मेरे पास में आ जाएगा 3 + 2 √5 को अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। 3 + 2 √5। तो दोस्तों मान लेते हैं उत्तर 2, उत्तर संख्या 2। माना क्या था? 3 + 2 √5, 3 + 2 √5। माना 3 + 2 √5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। किसी को झूठा साबित करना है तो हम साबित कर देंगे सच्चा नहीं है, यानी कि हम इसको परिमेय नहीं सिद्ध कर देंगे। और अगर परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक बार इस वीडियो को ढंग से देखना है और दूसरी बार इस वीडियो को रिवीजन करना है। तीसरी बार में आपको इस वीडियो की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर आप लोग किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब आप उस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब क्या बोल सकते हैं हम लोग? 3 + 2 √5 बराबर किसके हो जाएगा? P/Q के। दूसरी बात, जहां वही बात परिमेय संख्या की परिभाषा से जो बात आएगी वही बात लिखनी है, जहां Q 0 के बराबर नहीं है तथा
P व Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब वही बात, वही संख्या वापस से हम लोग करेंगे। अब देखते हैं, प्लस का 3 है, यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। करके देखते हैं। 2√5 बराबर P बटा Q, प्लस का 3 यहाँ पर है, पक्षांतरण हो जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा तो माइनस का 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, यानी कि √5, 2 आ जाएगा भाग में, 1/2 का गुणा हो जाएगा P बटा Q -3। चूंकि दोस्तों आपको पता है P बटा Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और यदि किसी परिमेय संख्या में से मैं 3 को घटाऊंगा तो मेरे पास उत्तर भी परिमेय संख्या आएगा, और जो उत्तर आएगा परिमेय संख्या, उसको यदि मैं दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करूंगा तो मेरे पास में उत्तर क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। यानी कि कुल मिलाकर मेरे पास में ये पूरा उत्तर कौन सा आएगा, परिमेय संख्या का। ये पूरा उत्तर मेरे पास में किसका आ जाएगा, परिमेय संख्या का, जो कि किसके बराबर है, √5 के। जबकि हमें पता है दोस्तों, हमने इसके पहले सिद्ध किया था, √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। यानी कि हमारे द्वारा दी गई अवधारणा यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। चूंकि हमारे द्वारा ली गई अवधारणा असत्य है, इसलिए 3 + 2√5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस ये लाइन अब सिर्फ और सिर्फ हमें अपने शब्दों में उजागर करनी है और लिखना है उत्तर। क्या है, क्या बात थी, अभी लिखते हैं। वापस से समझाता हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारे पास में देखो यहाँ पर है P बटा Q -3। मान लेते हैं P बटा Q आपके पास में 4/5, 4/5 नहीं, मान लेते हैं आपके पास P बटा Q 1/2 आएगा। ठीक है, यदि हम 1/2 में से 3 को घटाएंगे, 3 को 1/2 में से घटाएंगे तो 2 का गुणा होगा 3 से, हो जाएगा माइनस का 6, माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 5/2 हमारे पास में आएगा। और यदि आपके पास -5/2 यहाँ पर आ चुका है और 1/2 यहाँ पर पहले से है, तो इसका गुणा करेंगे। 5 का गुणा होगा 1 से, -5 का गुणा 1 से होगा -5, और 2 का गुणा होगा 2 से 4, यानी कि आपके पास में उत्तर क्या आ रहा है, -5/4, जो कि खुद क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि आप कितने भी हाथ पांव अगर मार लेते हैं तो आपके पास में जो उत्तर है वो परिमेय संख्या ही आएगा। और अगर यहाँ पर परिमेय संख्या उत्तर आ रहा है, इसका मतलब √5 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि ऐसा संभव ही नहीं है कि √5 एक परिमेय संख्या हो। √5 तो एक स्वयं एक अपरिमेय संख्या है। ये तो वही बात हो गई कि चंद्रमा धरती पर है, चंद्रमा धरती पर नहीं है, चंद्रमा तो आकाश में है। तो वही बात है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि 1/2 P बटा Q -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। क्या है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। तब तथा हमारे द्वारा ली गई अवधारणा क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। वही बात लिखनी है वापस से, हमारे द्वारा तथा हमारे द्वारा ली गई अवधारणा असत्य है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। के बाद हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम। कि दोस्तों हमारे पास में उत्तर 2 भी हमारे पास में खत्म हो चुका है, और इस पूरा जो जितना भी आपको मैं काम करवा रहा हूँ, जितना भी आपको मैं प्रश्न करवाऊंगा, ये सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मेरे द्वारा कराई गई जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक कहाँ होगा, लिंक हो जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न 3। प्रश्न 3 के भी हमारे पास में भाग हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से भाग है। प्रश्न 3 के हमारे पास में भाग आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको सिद्ध सबको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। पहला है 1/√2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो करके देखते हैं दोस्तों। उत्तर 3 हमें सिद्ध करना है 1/√2। यदि हमें सिद्ध करना होता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही तरीका वापस से आपके रिपीट हो जाएगा। वही तरीके को रिपीट करेंगे। माना 1/√2 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर हम सिद्ध कर देंगे परिमेय संख्या नहीं है तो ऑटोमेटिकली अपरिमेय हो जाएगी। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और यदि कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो हम 1/2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। वही बात, बिल्कुल सेम बात लिखनी है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा pq क्या है, pq एक पूर्णांक है, pq पूर्णांक है। जहां पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक, केवल एक ही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब इसे हम करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इस पूरी प्रश्नावली में हमको सिर्फ लिखना ही लिखना है। यानी कि 1/√2 का हम वर्ग करेंगे और p/q का हम लोग वर्ग करेंगे। यानी 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/√2 का वर्ग करेंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास में 1/2, क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1 और √2 से √2 का जो वर्ग होता है, यानी कि हम लोग यदि √2 इंटू √2 करते हैं तो हमारे पास में उत्तर कितना आता है, 2 आता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि √2 का मतलब होता है घात 1/2, 2 की घात 1/2 और 2 की घात 1/2, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। यानी कि 2 की घात 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा जोड़कर होता है 1 और 2 की घात 1 क्या होती है, 2 होती है। इसलिए हमारे पास में √2 के स्क्वायर का उत्तर क्या आता है हमेशा। इसलिए आपको ये समझाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट के हमारे पास में उत्तर 2 आता है। इसलिए आपको ये समझाया जाता है, इसके पीछे का मतलब और इमोशंस ये होते हैं। इसी प्रकार से p का स्क्वायर होता है p स्क्वायर और q का स्क्वायर होगा q स्क्वायर, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। अब फिर से हम लोग वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणन करने पर, तो वज्र गुणा करने पर दोस्तों q का गुणा हो जाएगा, q स्क्वायर का गुणा हो जाएगा 1 से, q स्क्वायर का हो जाएगा 1 से और p स्क्वायर का हो जाएगा 2 से, 2p स्क्वायर। फिर से वही बात दोस्तों, क्योंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए क्या होगा, q भी 2 से विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल वही बात जैसा आपने पहले वाले प्रश्न में किया वो की वो चीज यहाँ से करेंगे, चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। और यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है तो हम उस संख्या को क्या मान लेंगे, माना
q को हम क्या मान लेंगे, q को हम 2k मान लेंगे, क्योंकि वो संख्या अगर 2 से विभाजित है, अरे भाई मान लो कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित है तो उसका फैक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, उसका गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं। अभी आपको मैं इसको और अच्छे से समझा के बताता हूँ। माना q को हम 2k मान रहे हैं, क्यों मान रहा हूँ मैं, मान लेता हूँ मेरे पास में एक संख्या है 10 और 10 ही है q, ठीक है, q ही 10, मतलब ये q का मान क्या है, 10 है, मान लेते हैं q का मान 10 होगा, ठीक है। तो अब आप q को कैसे लिख सकते हैं, q को आप 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो ये तो माना है। q जो है, q में 2 का मान 2 हो जाएगा और k का मान क्या हो जाएगा 5, मतलब k कोई भी पूर्णांक आ सकता है, कि यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी, अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग अगर कोई चीज किसी की विभाजित है तो हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। मान लेते हैं एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको 25 है मेरे पास में, अब ये क्या मैं 25 को 5 के गुणन के रूप में लिख सकता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ, 25 को 5 गुणा 5 में लिख सकता हूँ। क्या मैं 105 को 5 के गुणन में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 105 को मैं 5 गुणा 15 लिख सकता हूँ। यानी कि अगर आपको किसी को संख्या को किसी के गुणन में लिखना है तो उसे आप आसानी से लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया है, q को q बराबर 2 के ले लिया है। अब इसका मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, जो समीकरण मैंने यहाँ पे माना था। q का मान समीकरण 1 में रखने पर q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों q समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। देख लेते हैं, p स्क्वायर बराबर 2, q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर क्या था 2p स्क्वायर। तो मान रख देंगे, q का मान है कितना, q का मान है 2k, यानी 2k, 2k का मान हम लोग q की जगह पे रख देंगे बराबर 2p स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसे दूसरे पेन से काट के बताता हूँ आपको मैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से। अगर आप पीडीएफ को बाद में पढ़ते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास में क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा p स्क्वायर के। दोस्तों अब यहाँ से भी वही बात है, वही बात जो शुरुआत में मैंने आपको क्लास में बताई थी, क्योंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित होती है तो p स्क्वायर 2 से विभाजित होती है तो क्या होगा, p भी, तो p भी 2 से विभाजित हो जाएगा। और दोस्तों क्या बात आई थी, पहले प्रश्न में भी हमने यही किया था, p भी 2 से विभाजित है और इसके अनुसार q भी 2 से विभाजित है। p और q दोनों के दोनों किससे विभाजित है, p और q दोनों के दोनों 2 से अगर विभाजित है, पर हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने यहाँ पर माना था इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, यानी कि हमने जो अवधारणा ली थी वो गलत साबित हो गई। बिल्कुल पहला प्रश्न जैसा हल किया था उसी प्रकार से दूसरा ये वाला प्रश्न भी हल हो चुका है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ लाइन लिखनी है, क्या लिखना है हमने, हमने यहाँ पर लाइन लिखनी है, चूंकि p व q दोनों ही 2 से विभाजित है, इसलिए हमारे द्वारा ली गई अवधारणा, इसलिए हमारे द्वारा ली गई अवधारणा असत्य है। और हमने अवधारणा कौन सी ली थी, हमने अवधारणा ली थी कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा तब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न इसका जो 2 है, ये पहला प्रश्न 3 का भाग 1 किया, भाग 2 करेंगे, भाग 3 भी करेंगे। आइए दोस्तों, मैं भी नहीं थका हूं, आपको भी नहीं थकना है, इसी एनर्जी इसी ऊर्जा के साथ में आपको अंत तक बने रहना है, आपको थकना नहीं है। 10वीं कक्षा है, बोर्ड है आपके, आपको बिल्कुल भी नहीं थकना है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार।
6, 7, 8 नंबर पे करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 7√5 को अपरिमेय संख्या मानना है। तो आइए दोस्तों, दूसरा है हमारे पास में, क्योंकि 7√5 को क्या मानना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम मान लेंगे अपरिमेय, मान लेंगे परिमेय। माना माना 7√5 क्या है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। सात रूट पांच को यदि मैं परिमेय संख्या मानता हूं तो क्या होगा, तब अगर 7√5 परिमेय संख्या तो मैं इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूं, तब इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूं। वही बात, पुरानी बात, रिपीटेड बात, जो आपको बात शुरुआत में बताई थी, जहां q जो है 0 के बराबर नहीं है तथा पी क्यू क्या है, पी क्यू पूर्णांक है। और क्या बात, और कौन सी बात बताई थी, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक। उभयनिष्ठ गुणनखंड के बीच में क्या है, केवल एक है। अब क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग नहीं करके गुणा कर देते हैं सबसे पहले तो इसको। 7√5 बराबर पी बटा क्यू, इसको मैं यहाँ पर वापस से लिख रहा हूं। अब हम लोग इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोस्तों दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 7√5 का जब हम वर्ग करेंगे हमारे पास में, और p बटा q का भी हम लोग वर्ग करेंगे। 7√5 का वर्ग करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्ग का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार लिखना गुणनखंड में। तो गुणन में हम लोग इस संख्या को, अगर 7√5 गुणा 7√5 में लिखता हूं तो इसका मतलब 7 का गुणा होगा 7 से, जो कि होगा 49, और 5√5 का गुणा होगा √5 से, जो कि होगा 5। अब मैं 49 का गुणा 5 से करूंगा तो 5 चौक 20, 245 मेरे पास में उत्तर आ जाएगा। यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 245। और इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। वज्र गुणा हो जाएगा, पी स्क्वायर का गुणा हो जाएगा 1 से, क्यू स्क्वायर का गुणा हो जाएगा 245 से, तो मेरे पास में आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर 245 क्यू स्क्वायर। अब दोस्तों आपको दिख रहा है जो क्यू स्क्वायर है वो किससे विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर जो है हमारे पास में, चूंकि वही बात, सेम बात, रिपीटेड बात, जो चूंकि पी स्क्वायर 245 से विभाजित है, इसलिए पी भी 245 से विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल वही बात, बिल्कुल इसी तरीके से। और हम मान लेते हैं अगर P 245 से विभाजित है तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूं, अगर P 245 से विभाजित है तो हम लोग P को क्या मान लेंगे, माना P हो जाएगा 245 के, P हो जाएगा 245 के। अब P का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, वही तरीका, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग प्रश्न करना है। P स्क्वायर बराबर 245 क्यू स्क्वायर, समीकरण 1 में मान रख देंगे कि समीकरण 1 इसमें मान रखना है। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है हमारे पास में पी स्क्वायर बराबर 245 के स्क्वायर
मान रखेंगे p का मान है 245 का स्क्वायर, 245 और k का स्क्वायर हो जाएगा 245 होल स्क्वायर बराबर 245 क्यू स्क्वायर। अब 245 का स्क्वायर करेंगे नहीं हम लोग, सीधा ऐसे लिखेंगे 245 गुणा के स्क्वायर बराबर 245 क्यू स्क्वायर, क्योंकि 245 से 245 कैंसिल हो जाएगा, तो 245 के स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ जाएगा क्यू स्क्वायर। फिर से वही बात, क्योंकि क्यू स्क्वायर 245 से विभाजित है, इसलिए 245 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 245 से विभाजित होगा। और फिर से वही बात दोस्तों, P भी 245 से विभाजित है, Q भी 245 से विभाजित है, इसलिए हमारे द्वारा ली गई जो अवधारणा है वो असत्य साबित हो जाती है। इसका मतलब 7√5 ही था, इसलिए 7√5 क्या हो जाएगा, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यही लाइन हमको वापस लिखनी है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि P व Q दोनों ही 245 से विभाजित हैं, इसलिए हमारे द्वारा ली गई अवधारणा असत्य है। इसलिए हमारे द्वारा ली गई अवधारणा क्या है, असत्य है। तो क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। आ रहा है दोस्तों समझ में? थकना नहीं है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। अगला प्रश्न हमारे सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं मौजूद करने जा रहा हूँ। आपको बिल्कुल नहीं थकना है, ऊर्जावान बने रहना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। हम सिर्फ अंतिम प्रश्न तक पहुंच चुके हैं इसके, और अंतिम प्रश्न क्या है इसका दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न होगा। मेरे को तो बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो रही, आपको भी नहीं होनी चाहिए। 6+√2 हमारे पास में अगला है, 6+√2। 6+√2 को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो क्या करते हैं, वही तरीका, वही फॉर्मूला हमारे पास में, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले से हमको काम करना है। उत्तर है हमारे पास में तीसरे का तीसरा, क्या था, 2+√5, 9 10 पे है अपन, 6+√2। माना 6+√2 क्या हो जाएगा, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लेंगे इसको, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो आइए, क्योंकि 6+√2 परिमेय संख्या है, तो 6+√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे Q जो है 0 के बराबर नहीं है, तथा वही बात, सेम बात मैं मानता हूं, अगर ये वाला सेक्शन, ये वाली कक्षा अगर कोई विद्यार्थी देखता है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपका गलत तो कभी भी नहीं हो सकता, मैं इतना तो मानता हूं मैं। तथा P व Q एक पूर्णांक है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं प्लस का 6 यहाँ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, √2 बराबर P/Q -6। अब यही बात आपको जो मैं अगले प्रश्न, इसके पहले जो प्रश्न था उसमें मैंने आपको समझाया था, अगर हम लोग परिमेय संख्या में से
कोई भी संख्या घटाते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं मेरे पास में यहाँ पर 10/3 है यहाँ पर, ठीक है। तो 10/3 में से यदि मैं 6 को घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 10 माइनस 18/3 माइनस उत्तर आएगा मेरे पास में -8/3, जो कि स्वयं क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमारे पास में उत्तर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। यानी कि हम कितना भी हाथ पैर मार लेंगे, हमारे पास में यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, यहाँ पे उत्तर हमारे हमेशा परिमेय संख्या आएगा। और अगर यहाँ पर परिमेय संख्या आता है तो √2 भी इसका मतलब √2 स्वयं में क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको पता है। √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √11 हुआ, एक आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या दोस्तों आपको पता है √9 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? कमेंट में मुझे इसका उत्तर जरूर बताएं। चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। √9 का उत्तर होता है 3। क्या 3 एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। आगे अब सिर्फ लाइन लिखनी है, चूंकि P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, होगी, होगी, जो कि असत्य है। अतः हमारे द्वारा ली गई अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है तथा तब क्या हो जाएगा, 6 प्लस √2। हमने अवधारणा क्या ली थी, ये तो अवधारणा ली थी कि ये परिमेय संख्या है। तो हमारी ये अवधारणा अगर गलत हो गई, अगर परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तब 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 1 पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 और 1.2 बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न आपको मेरे हाथों से मैंने हल करके आपको हिंदी के अंदर, हिंदी माध्यम के अंदर आपको समझाया है। अब मैं मानता हूं अगर आप इस प्रश्नावली का रिवीजन 1 से 2 बार अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आप बोर्ड में किसी भी प्रकार की गलती करके तो नहीं आएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी सेशन के साथ। अगर आपको यह सेशन पसंद आया, ये क्लास पसंद आई, तो आप अपने किसी साथी से इसे शेयर जरूर कीजिए। आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे शेयर कीजिए। शेयर करने में दोस्तों आपका कुछ नहीं लगेगा, अब इससे मोटिवेशन मिलता है काम करने का। आपको ऐसे ही कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, हिंदी में क्लासेस प्रोवाइड करता रहूंगा। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।